जय हिंद। तो जिस घड़ी का हम सभी का इंतजार था कि नंदन बोहरा सर अपने मुखार बिंदुओं से वर्तमान स्थितियों का विखंडन करें, तो ऐसे में एक बार फिर से नंदन बोहरा सर लाइव हैं। ऐसे में इस वीडियो में जो आप वीडियो देख रहे होंगे स्पेशली नंदन बोहरा सर का, तो उसमें केवल मुख्य मुख्य पार्ट है। ऐसे में जहाँ से यह वीडियो लिया गया है उनका विशेष आभार कि उन्होंने सर का इंटरव्यू लिया। इसके साथ साथ नंदन बोहरा सर का भी विशेष आभार कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इंटरव्यू दिया और एक विशेष जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही थी उसे कहीं न कहीं अब हम पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप वीडियो देखिए, इसके साथ साथ आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। था। उस संदर्भ में आपके कई क्वेरीज होंगे, कई डाउट होंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनका संतोषजनक अपनी तरफ से जो वास्तविकता है, जो घटनाक्रम हुआ, उसको रूबरू आपके सामने पेश करूं। और दरअसल जब हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, उसके दरमियान से लेकर के मैं कल अपने घर पर पहुंच पाया हूं। इस दौरान बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, फोन कॉल आ रहे थे, पर प्रॉपर तरीके से मैं बात नहीं कर पा रहा था। ट्रैवल कर रहा था, रास्ते में था। मैंने सभी को यही बताया कि मैं अभी घर पर नहीं पहुंच पाया हूं अपने। कल रात को, कल इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में तकरीबन 5 बजे मैं अपने घर पर पहुंचा था। उसके बाद हमारे यहाँ के लोग भी बहुत अधीर थे, परेशान थे। क्या हुआ है, एक माहौल वगैरह इस ढंग का लोगों के दिमाग में पिक्चर बनी हुई थी ऊर्जा वाली। तो उनसे गूगल मीट वगैरह होते होते कई लोगों के फोन कॉल वगैरह आए। कल मैं करीब 11 साढ़े 11 बजे तक फ्री हो पाया हूँ। उसके बाद दिन में भी फोनों का सिलसिला जारी रहा। और आपके को भी मैंने इस बात से अवगत कराया कि लोगों के गूगल मीट वगैरह हो रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है। सर्वप्रथम मैं उनको उनकी जो जानकारियां उनको रूबरू करवा दूं। उसके बाद मैं फ्री होने के बाद आपको संपर्क करूंगा करके, जो कि मैंने किया। और आपके सामने अब हम वो सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो विषयगत प्रकरण है। एक्चुअली उस दिन का घटनाक्रम ये हुआ, हमारे अधिवक्ता सूर्य प्रकाश तिवारी जी द्वारा सुबह मेंशन करवाया गया, जिसमें जज साहब ने मेंशनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि आज अपना मिसलिनियस डे है, आज फ्रेश केस वगैरह लिए जाते हैं। तो उनका पहले से प्लानिंग था कि आज लंच वगैरह में नहीं जाएंगे हम। इसलिए उन्होंने कहा जो सीरियल है हम उसी सीरियल पर उस केस को सुनेंगे करके ये बोला उन्होंने। और दूसरी बात जो मेंशन में हम टॉप ऑफ द बोर्ड वाला कंडीशन थी, उन्होंने ये कहा कि हम इसको उसी उसमें सुनेंगे सीक्वेंस में। उसके बाद लंच उस दिन नहीं हुआ। जनरली जो मिस्ट्रेस डे होता है उस दिन लंच का दिन नहीं होता है। तो जब हमारा केस आया, क्योंकि बहुत मोटी फाइल हो चुकी थी, जज साहब हमारे फाइल का अध्ययन करके नहीं आए थे, पढ़ करके नहीं आए थे। जब फाइल आई तो उन्होंने फाइल किनारे रख दी। उस फाइल को उन्होंने खोला नहीं, अर्थात उसमें एक डोरी लगी रहती है, डोरी को खोल करके वो पढ़ते हैं। दोनों ही पक्षकारों के जो पक्षों को सुनते हैं, उसके बाद डेट देते हैं या फिर कोई निर्णय सुनाते हैं। पर इनमें से कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। और उन्होंने हमारे जो सर्वप्रथम अपने विपक्ष के बीएड के जो अधिवक्ता थे जी, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो डीएलएड है, 18 मंथ का डीएलएड है, ये सर्विस में नहीं है। और अपना जो उनकी मेन पहले से ही क्वेश्चन वगैरह रहे थे कि ये सर्विस रूल में नहीं है, 18 मंथ का है। दूसरा, गेम के बीच में रूल बदले जा रहे हैं। ये उनका लबोलुआब पहले से ही उनकी प्रेयर और ग्राउंड जो है इसी बेस पर थी। ये बेस जज साहब को पहले भी थोड़ा बहुत मालूम था। जज साहब ने यही क्वेश्चन किया, क्या आप 18 मंथ वाले हैं? तो जाहिर सी प्रश्न था कि एनआईएस का ही अपना परिचय देना था, जो कि हमारे 15 जनवरी के पत्र में भी उल्लेख है
कि डीएलएड पूर्ण अवधि का समय 18 माह हो ऐसा लिखा था। शासनादेश को उसमें चैलेंज किया गया था। उत्तराखंड के शासनादेश जो सरकार ने एनआईएस डीएलएड को लेने का शासनादेश बनाया था उसमें स्पष्ट तौर पर 18 माह ये लिखा हुआ है, तो उसी को उन्होंने चैलेंज किया था। और उसमें हमारे अधिवक्ता की तरफ से कहा गया हाँ 18 माह के हैं हम, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जो एनआईएस डीएलएड है ये राज्य के डीएलएड के समकक्ष है। और भी उन्होंने दो बातें कही। इतना कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जैसे कि बीएड की तरफ से आरोप लगाया जाता है इन सर्विस है करके, तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप सर्विस में हैं। हमारे अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हाँ कुछ लोग सर्विस में हैं, कुछ हमारे लोग सर्विस में अभी नहीं है। अर्थात वो डीएलएड करते समय तो सर्विस में थे, पर वर्तमान में वो सर्विस में नहीं है। वो उस परिप्रेक्ष्य में था कि जॉब मतलब अभी ऑन ड्यूटी है या नहीं है, ये उस समय ये सिलसिला चला। जब ये बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम इसको दशहरे के बाद सुनेंगे। हमारे अधिवक्ता वी मोहना जी के द्वारा थोड़ा सा उनको पोलाइटली, क्योंकि जो जज साहब हैं समर्थ को कुछ दोष न गोसाई कह रखा है, तो वो एक समर्थवान व्यक्ति हैं। वो इस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर उनको माय लॉर्ड बोला जाता है, वो भगवान हैं। तो इसलिए जज साहब ने जब उनको ये कहा कि हम इस केस को दशहरे के बाद सुनेंगे, हम फाइल ही नहीं खोली गई। जबकि पिछली बार 3 तारीख को जब इस केस को मेंशन किया गया था तो उनके द्वारा ही, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, उनके द्वारा ही कहा गया था 3 तारीख को हम इसका फैसला सुनाएंगे। तो जब उन्होंने कहा कि हम इसको दशहरे के बाद सुनेंगे, तो हमारे अधिवक्ता के द्वारा इसका नम्रता के साथ थोड़ा विरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि बच्चे पिछले 3 सालों से सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सर, इसको थोड़ा सुन लेते करके ये उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा जज साहब ने, आई विल कंसीडर आफ्टर दशहरा। तो एक कंसीडर शब्द जो है वो इस बात का संकेत है कि इस जो विषय को जो हम लेंथी बना रहे हैं दशहरे के बाद मैं नहीं करूंगा, ऐसा जज साहब ने बोला, जो कि मैंने सुना। यदि आप के चैनल में भी वो वीडियो चला होगा तो अन्य लोग, आपके दर्शक जो है एनआईएस डीएलएड वाले, उसको सुने। तो जज साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थी, कहीं पर कोई उन्होंने हल्की बात नहीं की है। जो उनको कायदे के अनुसार बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला है। देखिए कुछ बातें तो स्वाभाविक भी हैं। जी हम भी जाते हैं तो भगवान का नाम लेकर के जाते हैं जी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एनआईएस डीएलएड विजयी हो। पूरे देश में एनआईएस डीएलएड वालों के घर में जो एक माहौल बना हुआ है जी कि ये बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उसके बादल हटे और सुख शांति का एक माहौल बने, ये स्वयं मेरी भी और सभी की इच्छा होगी। परंतु बहुत से लोगों का एक मेरे को मैसेज आने लग गया है, विशेषकर बिहार के लोगों का। चाहे कहीं भी चल रही हो, मैं कह रहा हूँ बहाली चल रही हो या ना चल रही हो, कोई भी व्यक्ति हमारा एनआईएस डीएलएड वाला, भले वो इस भर्ती में आता हो या आगामी भर्ती में आता हो, उसने टीईटी क्वालिफाई कर लिया हो या ना किया हो, वो भी कभी ये नहीं चाहेगा कि एनआईएस डीएलएड बाहर हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज मुझे कई लोगों के द्वारा ऐसा ज्ञान संदेश दिया जा रहा है कि ये 18 महीने है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक फोटो वाला विज्ञापन मुझे प्रेषित किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, अनेक माध्यमों से जी। क्या उसमें ये लिखा जा रहा है, ये पूरे देश में मान्य है, ये 2 वर्ष का डीएलएड है जी। ये कहते हुए मुझे उन लोगों को क्या उत्तर दूं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको कैसे बोलना है आपको। मैं आपको बताऊं सभी लोगों की जानकारी के लिए,
अगस्त 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखने वाला व्यक्ति मैं था। हालांकि यद्यपि मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूं, ये एक पीड़ा के शब्द है मेरे। जितने लोगों ने तमाम टाइप के एक टाइप का एलिगेशन कहें या ये कहें कि बोहरा को कोई जानकारी नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, खाली मनोरंजन के लिए जा रहा है, खेल खेलने के लिए जा रहा है, तो उन लोगों के संज्ञानार्थ मैं इस बात को बता दूं, अगस्त 2020 में मैंने मानव संसाधन मंत्रालय को एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने मानव संसाधन मंत्रालय में व्यक्तिगत अप्रोच करते हुए भी मैंने वहां जा करके एक पत्र इस टाइप से बनाया जाए पूरे भारतवर्ष में जो एनआईएस डीएलएड वालों की भविष्य में होने वाली स्थिति है, जो कोर्ट कचहरी का मुझे लग रहा था एक भ्रम, उस भ्रम को दूर किया जा सके, इसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय को मैंने पत्र लिखा अगस्त 2020 में। 16 दिसंबर 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय से एनसीटी के लिए पत्र आता है और ये पत्र में कहा जाता है कि उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के द्वारा एक ऐसी मांग की गई कि एनआईएस डीएलएड जो ओडीएल डीएलएड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ शिक्षा वाला जो डीएलएड है, उस डीएलएड को राज्य के डीएलएड के समकक्ष मानते हुए सभी राज्यों के लिए एनसीटी, क्योंकि एनसीटी सुप्रीम बॉडी है शिक्षा के कानून बनाने के लिए, मानव संसाधन मंत्रालय ने चेयरपर्सन एनसीटी को लिखा 16 दिसंबर को। आप चाहे गूगल करके देख भी सकते हैं, ठीक है। उसमें उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड का जिक्र होगा उस पत्र में। 6 जनवरी 2021 को एनसीटी एक पत्र जारी करके सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को करती है और साथ में यूटी को जोड़ते हुए ये कहती है कि ये राज्य के डीएलएड, राज्य के रेगुलर जो डीएलएड है, डाइट डीएलएड जो है, उसके समकक्ष से अर्थात एट पार है। इसके बाद ये पत्र आने के बाद 15 जनवरी को हमारे द्वारा हमारे राज्यों में मैंने ही स्वयं ये पत्र बनवाए हैं। और जो दो पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, मानव संसाधन मंत्रालय 16 दिसंबर का, 6 जनवरी 2021 का, वो पत्र मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। उसका प्रमाण ये बताऊंगा, मानव संसाधन मंत्रालय ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे एक पत्र भेज करके मेरे घर में लेटर भेज रखा है, पत्र भेज रखा है, ये कह रखा है कि आपके द्वारा जो मांग की गई थी, मानव संसाधन मंत्रालय ने कह रखा है कि नंदन बोहरा जी, आपके द्वारा जो मांग की गई थी उस मांग के एवज में हमने ये पत्र बना दिया है सभी राज्यों को। तो आज मुझे अगर कोई व्यक्ति मेरी विद्वता पर, मेरे काम करने की विधि पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, या वो कह रहा है कि आपके द्वारा अधिवक्ता जो किए गए हैं वो बहुत कमजोर हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो फिर उनको आगे आना चाहिए। ऐसी पोजीशन में मेरा भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे अपने कदम को पीछे कर लेना चाहिए, ऐसा मौका दूसरे को देना चाहिए। मैंने जितना प्रयास करना था वो कर लिया है। कम से कम आज तक लोगों को ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में केस को आगे करने के लिए नंदन बोहरा रात दिन लगा हुआ है, अपने घर से जाता है और 2 दिन 3 दिन में घर पहुंचता है। इस दरमियान में लोगों के इतने नकारात्मक प्रश्न आ जाते हैं, मुझे भी लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लोग कितना नकारात्मक होते हैं। यद्यपि मेरी तरफ से कहीं निगेटिव ऐसा मुझे नहीं लगा। आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, हर प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। जो हमारे अधिवक्ता के द्वारा बोला गया है कहीं पर अनुचित नहीं बोला गया है। आप कहेंगे 18 मंथ का, क्योंकि बीएड के द्वारा आरोप लगाया गया था और उस आरोप पत्र में भी जो उनके द्वारा प्रेयर लगाई गई थी, उनके द्वारा जो बात कही गई, उस बात में इस बात का उल्लेख है क्या आप 18 महीने के हैं, ये लोग 18 महीने के हैं। मैं भी कहता हूं हाँ 18 महीने के हैं। अपना 28 जून 2014 का आप गजट नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें लिखा है ओडीएल का जो डीएलएड है उसमें समय अवधि 2 साल का होना अनिवार्य नहीं है, कोर्स 2 साल का होगा, 2 साल का होगा, समय अवधि 2 एकेडमिक ईयर होनी चाहिए। हमने अपने अधिवक्ता को, मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता को भरपूर जितना हो सकता है उतना समझाने का प्रयास किया गया है और उन्होंने जितना हो सकता है किया है। यदि बहुत से लोगों की
ये इच्छा है, वकील अगर कमजोर हो गया तो अच्छा मजबूत वकील करना चाहिए। मुझे भी खुशी होगी, एनआईए का केस जीतेंगे तो खुशी होगी। मैं अकेले जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, आप लोग आएंगे, अन्य राज्यों के लोग आएंगे, बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए आप लोगों का ऐसा कहना एक वरदान साबित होगा कि मुझे एक आराम मिलेगा, आप लोग आगे आएंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो एक होता है कि कोई बात कहीं सुनी, आपने वीडियो में देखा, जिसने भी देखा तो वो इतना समझने के बाद उनकी साइकोलॉजी नकारात्मक बनी है तो अच्छी बात है। उनको अगर मेरे पर काम करने पर संदेह है, यदि हमारे अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता वी मोहना जी कर रखे हैं वो उनके कार्य करने, उनके जो आर्गुमेंट करने का तरीका उनको पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उनको स्वयं करना चाहिए। नंदन बोहरा के भरोसे पर एनआईए जेलर को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं उनको आगे आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं आप आगे को नहीं आ रहा हूं, आप करिए जी। आप एक बात बताइए, वो ऐसा करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा क्या सहयोग किया गया था? कुछ भी नहीं सर। अब इनको आज तक पता नहीं था क्या सुप्रीम कोर्ट में एनआईए जेलर का केस चल रहा है, ये तो पता होगा ही ना। आज अचानक से ऐसी बयान क्यों आने लगे कि बाढ़ की भाई हम जाएंगे कोर्ट में या हम करेंगे या नंदन बोहरा ने नहीं किया। अच्छी बात है, मेरे को इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि एक वकील और हमारी तरफ से होगा और दर्द लेकर के होगा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं पक्ष कमजोर रखा जा रहा है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए ये बात कि भाई पक्ष कमजोर रखा जा रहा है, मैं अपनी तरफ से मजबूत रखूंगा, इसीलिए तो मैं जाता हूं। नहीं तो अगर मैंने वकील कर दिया, मैंने समझा दिया कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है। यदि आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन मुझे भी देखना आता है जी। मेरी बात को सभी आपके दर्शक सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, तो मुझे भी ऑनलाइन देखना आता है, मेरे पास भी लिंक आता है, मैं भी उसको अपने घर में बैठ करके देख सकता हूँ लाइव स्ट्रीम को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों में से भी अधिक से अधिक अलग अलग राज्यों के लोग वहां अपना अपना वकील रखें, अपनी अपनी बात को मजबूती के साथ रखें। देखिए इससे पहले कई बार ऑफिस रिपोर्ट आ गई, सर्विस कंप्लीट थी। विडंबना देखिए, हमारे साथ दो केस हैं, हमारे विरुद्ध जो रिस्पोंडेंट है, हम दो जगह से रिस्पोंडेंट है, एक है हम सरकार की तरफ से, दूसरे हैं हम बीएड की तरफ से। दोनों की तरफ से ही हमारे ऊपर केस किया हुआ है, ठीक है। और जो केस कर रखा है बीएड की तरफ से, सरकार की तरफ से, अब हम कोई वकालतनामा देते हैं, अर्थात कोई हम उनका जवाब देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एक जो हमारा काउंटर होता है उस काउंटर में लिखते हैं हम केस नंबर इतना जो सरकार वाला है, केस नंबर इतना जो बीएड का है, दोनों का रिप्लाई ये है। मजे की बात, वो जो सरकार की एसएलपी है, जो सरकार की तरफ से एसएल की गई थी स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से, उसमें हमारी सर्विस कंप्लीट है, और जो बीएड की तरफ से फाइल की गई थी उसमें सर्विस अनकंप्लीट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपना शैली है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारे में से जो मुख्य हमारा केस है 350 का, नंदन बोहरा के नाम से उत्तराखंड में रजिस्टर्ड था, उसको चुनौती दी गई है। उसमें 6 लोग मुख्यतः पिटिशनर थे हाई कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जगह रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। यदि कोई पक्ष उसमें से कोई व्यक्ति ये कह देता है मुझे सुप्रीम कोर्ट में या मेरी जॉब लग गई है या कहीं शादी हो गई, मैं कहीं बाहर विदेश चले गए, तो क्या उनका फर्जी साइन करके उनकी सर्विस को कंप्लीट कर लेना चाहिए? बाकी 5 लोग अपनी सर्विस को दे रहे हैं। यदि एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो व्यक्ति कहता है कि मुझे रिस्पोंडेंट नहीं बनना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर सर्विस रिस्पोंडेंट नंबर 7 है, वो हालांकि गलती से उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 9 वो कर रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उनके द्वारा कह रखा है और हमारे द्वारा भी ये वहां पर बोल दिया गया है कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो है वो इसमें पार्टी नहीं बनना चाह रहा है। बेशक आपने रिटर्न नोटिस उनको दिया है, उनका नोटिस वहां रिसीव हो गया है, वो इस समय इसमें रिस्पोंडेंट नहीं बनना चाहते हैं करके।
तो सर, और मतलब आगे की सर 31 तारीख की जो सुनवाई लगी हुई अभी जो वर्तमान में दिख रही है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षकों को? देखो, मैं एक चीज कहूँ आपको, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा डबल बेंच का आदेश नहीं आया है। जी, नहीं आया है। सुन रहे हो बात को? केवल उत्तराखंड, केवल और केवल उत्तराखंड ऐसा है जहां हमने कितने जजों से लड़ा। सबसे पहले रवीन मैठानी जी से हमारा मुकाबला हुआ, मतलब वहां पर रखा गया जहां पर एनसीटी भी हमारे विरोध में थी, ठीक है। वहां से हम सिंगल बेंच से जीते। उसके बाद अगले जो आए, राघवेंद्र चौहान जी मुख्य न्यायाधीश थे और उनके साथ आलोक वर्मा जी थे। उसके बाद संजय कुमार मिश्रा जी थे, आरसी फुलवे जी थे और अपना विपिन सांगी जी, जो अंत में उन्होंने डिसीजन दिया। करीब 7 जजों के निर्णय हमारे पक्ष में उत्तराखंड हाईकोर्ट से आए, क्योंकि वहां संयोग क्या होता था, पहले राघवेंद्र चौहान जी मुख्य न्यायाधीश थे, वो हमारे केस को सुनते सुनते 3-4 महीने 6 महीने के लगभग उनको सुनते हुए हुआ। जो ही फैसले की घड़ी ऑर्डर आना था, वो सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद संजय कुमार मिश्रा जी आए, मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जी आए। जो ही संजय कुमार मिश्रा जी इस केस को सुनते सुनते टाइम हुआ, उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर विपिन सांगी जी आएंगे, जिनके द्वारा अंतिम हमारा निर्णय दिया, जिन्होंने, तो उनके द्वारा इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ हमारे पक्ष रखने के बाद उन्होंने सरकार के ऊपर 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया। भाई, एनआईएस को आपने बेवजह परेशान किया। तो हमने 6 जजों को, जो जितना मेरे को याद आ रहा है, 6 जजों के सामने हमने वहां मुकाबला किया उत्तराखंड हाईकोर्ट में, तब जाकर के हमारा फैसला आया है उत्तराखंड से। वो स्वयं मेरे द्वारा वहां पैरवी की गई और वहां पर हमारे सीनियर अधिवक्ता सीडी बहुगुणा जी थे। आज उस समय तक होता था कि बहुगुणा क्या करता है, हमारा सीनियर अधिवक्ता क्या करता है, वहां बोलता क्यों नहीं है। वकील इन लोगों ने भी कर रखे थे, अन्य लोगों ने, और प्रश्न किया जाता था नंदन बोहरा वहां क्या करता है, सीडी बहुगुणा बोलता क्यों नहीं है। और आज जब निर्णय हमारा आ गया, आज ये प्रश्न किया जाता है कि जैसे बहुगुणा जी बोलते थे उस तरीके से तो पैरवी हो ही नहीं रही है। अरे जज साहब जब पक्षकारों को बोलने के लिए आदेश करेंगे तभी तो बोला जाएगा। जी। अरे कोर्ट का कितना ज्ञान रखते हैं, मैं किसी व्यक्ति को समझाऊं, वो कानून की पकड़ कितनी रखता है, वो कानून की समझ कितनी रखता है। जिस व्यक्ति को कानून की समझ नहीं है, एनसीटी का लेटर कब जारी हुआ, उसमें कौन सी बात लिखी गई है, एमएचआरडी के द्वारा कौन सा पत्र जारी हुआ, उसमें कौन सी बात लिखी गई है, आरटी का रूल क्या कहता है, और 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना क्या है, इन बातों का जब किसी को भानी नहीं है, वही भाई 18 महीने को 24 महीने बोलो, 18 महीने को 24 महीने बोलो। आप अध्ययन करिए ना। मेरे को ये बोलते, मार्कशीट के पीछे, हमारी मार्कशीट के पीछे लिखा है कि हम मान्यता प्राप्त कोर्स है। क्या वो मार्कशीट मेरे पास नहीं आई होगी? क्या मैंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जब इतनी पैरवी की होगी तब मुझे इन कागजों का संज्ञान नहीं होगा? जब क्या मैंने अगस्त 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय को विज्ञापन भी नहीं आया था, पत्र लिखा और मैंने ये भी आग्रह किया पूरा भारतवर्ष के लिए पत्र जारी किया जाए करके, तब जानकारी नहीं होती, इतना पता नहीं होगा कि इसका रूल क्या कहता है, आरटीई का रूल कि कहां पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, कौन सी चर्चा आएगी, इसमें कौन सी बहस हो सकती है, कौन व्यक्ति को क्या बोल सकता है, हमको कौन सा पक्ष रखना है। अरे आपने वकील कमजोर रख दिया, आप कपिल सिब्बल को रखिए, आप कपिल सिब्बल को रखिए कि मैं अपने घर को बेच करके कपिल सिब्बल को रखूंगा क्या? वो रखिए, नंदन बोहरा को भी इस बात के लिए खुशी होगी करके। ये कह रहा हूं, मैंने जो करना था, मैंने जितना कुछ करना था वो कर लिया है, ठीक है। अभी ये लोगों के संज्ञान में आ गया है
कि एनआईएस का जो पक्ष है वो कमजोरी से रखा जा रहा है, वो मजबूती से नहीं रखा जा रहा। तो कम से कम लोगों को इस बात की चिंता तो हुई, जो ये मान लेता कि हम हारने वाले हैं करके जिसका मन ऐसा कहता है, वो एक अच्छा संकेत है। उसके बाद ही आदमी प्रिपेयर होता है, उसके बाद ही जीत की ओर जाता है। जो आदमी ये कहता है, जो आदमी घमंड में चूर रहता है कि मैं जीत गया हूं, हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, मैंने कभी ये बात तो नहीं कही, भले मैं हाई कोर्ट में हूं, एनसीटी से पत्र जारी किया, एमएचआरडी से पत्र जारी किया, मैं ये करके ला गया हूं, मैंने ये कभी नहीं कहा। आज मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं कि भाई एमएचआरडी का, एनसीटी का जो पत्र बना रखा है वो मेरे द्वारा बनाया गया है, और इसका प्रमाण मेरे पास इस बात का है कि मेरे को एमएचआरडी के द्वारा मेरे घर पर मेरे व्यक्तिगत पत्र आया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसको आपके साथ साझा कर सकता हूं। इतना एनआईएस जेलर को भली भांति जानता हूं, उसकी बारीकियों को भली भांति मैंने समझ रखा था। और यदि कोई व्यक्ति ये भी कह देता है कि भाई हमको और अच्छा रखना चाहिए, तो गलत क्या कह रहे हो, अच्छी बात है जी, तो करना चाहिए। मुझे भी आराम इस बात के लिए मिलेगा कि भाई मैं भी अपनी पीड़ा के साथ, अपनी तकलीफों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जाता हूं। मुझे भी कोई इस बात के लिए ये नहीं होता है कि मेरे लिए फ्लाइट लगी है, घर से मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट की छत पर उतरता हूँ करके, मुझे भी मशक्कत करनी पड़ती है। नहीं सर, आपको संवाद नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से, इतनी लंबी बातचीत नहीं हो पा रही थी। नहीं सर, आप अच्छा है, कम से कम लोग सजग हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मैं बहुत दर्द के साथ, बहुत दुखी मन से आप लोगों को अपनी पीड़ा सर, इसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि हम लोग जो है सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आ रहा होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अन्य लोग जो है कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो सहयोग वगैरह करेंगे, क्योंकि आप कोई अच्छा वकील रखिए, क्योंकि बार बार इस बात के लिए आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि नंदन बोहरा के द्वारा जो कार्य किया गलत है, वो भ्रम मिट जाएगा। क्योंकि आप स्वयं करेंगे तो आप अपने से ज्यादा किसी को नहीं जान सकता है। जी सर, ठीक है, तो ये आप करिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान कीजिए कि भाई आप लोग एक अच्छे नेतृत्वकारी को आगे लाइए, वो करें इस काम को करके, क्योंकि ये सवाल केवल नंदन बोहरा का नहीं है, ये पूरे संपूर्ण